हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम एजुकेशन। आज हम 10th क्लास का जो हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया था कृषि, वो हम उसका सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं जो बाकी हमारा रह गया था। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे का पार्ट। सबसे पहले है बागवानी फसलें। तो बागवानी फसलें जो बागों में जिनकी का उत्पादन किया जाता है, खेती की जाती है, ऐसी फसलें आती हैं जिसमें फल और सब्जियां उत्पादित की जाती हैं। तो भारत में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन होता है, यानी पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो जो भारत है उसमें सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन होता है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार की फलों का उत्पादक है। भारत फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट, इनकी जो है विश्व भर में बहुत मांग है। यानी भारत में जो ये फल उगाए जाते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के फल उगाए जाते हैं, तो इनकी पूरे विश्व भर में बहुत डिमांड है। उसके बाद है भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। यानी संसार भर में जितनी सब्जियां होती हैं उसका कुल 13% भारत में ही उत्पादित किया जाता है। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। अखाद्य फसलें आगे है। अखाद्य फसलें यानी जिनको हम व्यापार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले है रबड़। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, यानी भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर रबड़ का उत्पादन किया जाता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी यह फसल उगाई जा सकती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेल्सियस से अधिक तापमान वाले नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। उसके बाद है प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत को विश्व में 5वां स्थान प्राप्त है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो 5वां स्थान है। और जो रबड़ है वो पेड़ की जो तना होता है उसकी वो छाल उतार के उसके अंदर से जो दूध जैसा एक, उसको शीर बोलते हैं, एक ऐसा पदार्थ निकलता है जिससे रबड़ बनाई जाती है। उसके बाद रेशेदार फसलें। तो रेशेदार फसलों में जूट, कपास, सन, प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली ये 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। कौन कौन सी? कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है, यानी मिट्टी में फसल उगाई जाती है तब ये कपास, जूट और सन प्राप्त होता है। और जो चौथा है यानी प्राकृतिक रेशम, यह रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। रेशम का कीड़ा जो शहतूत के पेड़ पे एक कीड़ा होता है और वो अपने अंदर से एक लार्वा छोड़ता रहता है जिसका वह एक खोल बना लेता है, उसी खोल को कोकून कहा जाता है, जिससे जो सूखकर यानी हवा में सूखने के बाद धागे का रूप ले लेता है। जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है, यानी जो रेशम का कीड़ा है यह मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। सेरीकल्चर इसको बोलते हैं और ये इम्पोर्टेंट है, जैसे जो पीसी कल्चर है, मछली पालन, ठीक है, इस तरह से ये पूछा जाता है कि सेरीकल्चर क्या होता है, जिसमें रेशम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है कपास। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, यानी सबसे पहले जो कपास की खेती शुरू हुई थी वो भारत में ही हुई थी, इसलिए इसको भारत का कपास का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में 3य स्थान है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, यानी जो कपास की फसल है इसको उगाने के लिए अधिक तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई और 210 यानी पाला रहित दिन, यानी जिसमें ऐसे दिन जिसमें पाला ना पड़ता हो, और खिली धूप की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसल है, इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं।
महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट है जूट। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ऑप्शन में दे दिया जाता है कपास या जूट की। सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? जूट, कपास, ठीक है, इस तरह से। और इसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि जो सुनहरा रेशा है वो किसको टिक लगा के आते हैं? मोस्टली बच्चे कपास को टिक लगा के आते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है कि जो सुनहरा रेशा है वो किसको कहा जाता है? जूट को। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती हैं, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है। यानी जहां पे नदियां मिट्टी को बहा कर लाती हैं और उसके जमा होने के बाद वहां पे जो मिट्टी होती है वो उर्वरक होती है, उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। तो ऐसी मिट्टी में जूट की खेती की जाती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा, मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य है। यानी ये सभी राज्य हैं जहाँ पर जूट अधिकतम उगाया जाता है। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे, दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। यानी हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती हैं और जो बोरी वगैरह बनाने के लिए जूट का प्रयोग किया जाता है। इसके जो सामान बनाए जाते हैं उनमें उच्च लागत के कारण और कृत्रिम जो रेशे हैं उनकी पैकेजिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण तो जूट की जो मांग है वह बाजार में कम हो रही है। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो रहा है। यानी जो परंपरागत ढंग से हम कृषि करते आ रहे हैं उसकी वजह से जो कृषि है उसका जो विकास है वो नहीं हो पा रहा। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। यानी अगर जो प्राकृतिक रूप से भूमि उर्वर होगी तो वहाँ पर खेती की जाएगी, वरना नहीं की जाएगी। तो इस तरह से जो बहुत बड़ी संख्या में जो किसान है वो प्राकृतिक उर्वरता पर ही डिपेंड करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों की आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधारों की ज़रूरत है। यानी हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए, जैसे आधुनिक जो मशीनें हैं और जो सिंचाई के साधन हैं उनका प्रयोग करके हमें अपनी खेती में सुधार करना चाहिए, तभी जो हमारी कृषि है वो विकसित हो पाएगी। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार के लिए जोतों की चकबंदी, यानी जो छोटे छोटे खेत थे, जो जोतों का आकार छोटा था, उनको इकट्ठा करके उनका आकार बड़ा करना, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने की प्रथा को प्राथमिकता दी गई। यानी हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके पश्चात हमने संस्थागत सुधार करने के लिए खेतों के जो जोते थी उनको चकबंदी करके एक जगह यानी इकट्ठा करना, और सहकारिता यानी सरकार की तरफ से जो सहायता किसानों को दी जाती थी, जमींदारी आदि जो प्रथा है उनको समाप्त कर दिया गया, जिससे कि जो खेती का विकास हो सके। उसके बाद है प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। यानी जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाएगी, जो पहली हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था भूमि में सुधार करना। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बंटती जा रही है। हमारे जो जैसे पिता के 2 बेटे हैं तो उनमें ज़मीन बटेगी, आगे 2 बेटों के 2 बेटे हैं तो उनमें ज़मीन बटेगी। इस तरह से जो पुश्तैनी हमारा अधिकार है ज़मीन का, उसकी वजह से ज़मीन जो है टुकड़ों में बंटती जा रही है, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। ठीक है। नेक्स्ट है भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इनके लागू करने में ढील की गई। 1960 और 70 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियाँ आरंभ की गई। यानी ये सभी जो योजनाएं हैं वो कृषि में सुधार करने के लिए अपनाई गई, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 तथा 90 के दशकों में व्यापक सुधार भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़
चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान, किसानों को कम दर पर ऋण देने की जो सुविधाएं थी, ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां और बैंकों की स्थापना आदि सम्मिलित थे। यानी इस तरह की जो फैसिलिटीज़ किसानों को दी गई, उससे क्या हुआ, जो किसान है वो कम ब्याज दर पर ऋण ले सकते थे, जिसके वो अपने खेतों का, उनके लिए उर्वरक, बीज वगैरह या ट्रैक्टर वगैरह जो उनको साधन चाहिए होते थे वो खरीद सकते थे। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, यानी एक ऐसी योजना चलाई गई, अगर किसान की किसी भी कारण या किसी वजह से खेत में काम करते हुए दुर्घटना हो जाती है उसके साथ, तो उसके लिए बीमा योजना का प्रावधान किया गया। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसमी जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। यहाँ से जो ये तकनीकी सुधार हैं, ये 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है और कई बार पेपर में आ भी चुका है। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करते हैं, यानी लोगों का, किसानों का जो महाजन है वो शोषण ना कर सके, इसलिए जो कुछ जैसे गेहूं की फसल है या कुछ अन्य फसलें हैं, उनको सरकारी दामों पर सरकार खरीद लेती है, जिससे किसानों को मुनाफा होता है। और समय समय पर जैसे जानकारी दी जाती है जो मौसम संबंधी, उससे भी किसानों को बहुत अधिक लाभ होता है। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, भूदान ग्रामदान। ये महात्मा गांधी ने विनोबा भावे जिन्होंने उनके सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुँचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पद यात्रा की, यानी जो महात्मा गांधी थे उनके विचारों को फैलाने के लिए पूरे देश की पैदल यात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा नहीं किया, परंतु उनके आश्वासन दिया उनको कि यदि वे सहकारी खेती करे तो वे भारत सरकार से इसके बारे में बात करेंगे और उनको जमीन मुहैया करवाएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, अनेक गांवों के मालिक थे जो भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की, इसे ग्रामदान कहा गया। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, यानी बिना किसी रक्त बहाए गरीब लोगों के फायदे के लिए भूमि दान उनको दी गई। ठीक है, उसके बाद है कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है, यानी जो कृषि है उसने भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे और रोजगार कितना दिया और उत्पादन में क्या योगदान रहा। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, यानी अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का कोई रोल ना हो तो भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2001 में देश की लगभग 63% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। यानी लगातार हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो कृषि से दूर होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यह 63% जनसंख्या की आजीविका का साधन है कृषि। ठीक है, कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ होंगे। जो ये है, अगर हम ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही हमारे जो जनरेशन है वो कृषि नहीं करेंगे, तो हमारा जो घरेलू उत्पाद है वो बिल्कुल ही घट जाएगा। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं, यानी नई नई टेक्नोलॉजी यूज करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। पशु चिकित्सा सेवा और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम और मौसम के पूर्वानुमान
के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई है, यानी आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं ताकि जो हमारी कृषि है वह पिछड़े नहीं, उसका विकास हो सके। पिछले वर्षों से सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। यानी हमारे देश में रोजगारों की वृद्धि होने से और जो हमारे जो जीडीपी है उसमें वृद्धि होने के बावजूद भी हमारा जो देश है वह पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने में सफल नहीं हुआ। कृषि में विकास दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है, और हमारी सरकार कृषि सेक्टर में विशेष रूप से सिंचाई, ऊर्जा, ग्रामीण सड़कों, मीडिया, यंत्रीकरण में सार्वजनिक पूंजी के निवेश को कम करती जा रही है। रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है, यानी जो रासायनिक उर्वरक है, ठीक है, उनके जो सहायकी कम करने से उनको जो योजनाएं हैं वो कम दी जाती है किसानों को, जिसकी वजह से जो उत्पादन लागत है वो बढ़ जाती है। उत्पादन करना उसके लिए ज़्यादा ऋण पे जो किसान हैं वो पैसे उठाते हैं और फिर अपने खेत में लगाते हैं, तो इस तरह से जो उत्पादन लागत है वो बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से भी कृषि में बहुत बुरा असर हुआ है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। यानी अब किसानों ने पूंजी में इस कृषि में पैसे लगाना छोड़ दिया है, खेतों का में सुधार करना छोड़ दिया है, तो जिसकी वजह से जो रोजगार है वो भी घटे हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू।